एक लड़की अपने बहन से मिलने के लिए शहर राजस्थान के अलवर जाती है। अब वह अपनी बहन को फ़ोन करती है लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। अब जब उसका फ़ोन रिसीव नहीं होता है तो उसकी बहन उसके कमरे पर जाती है। अब कमरा 10वीं मंजिल पर रहता है। अब लड़की जब लिफ्ट पर जाती है तो देखती है कि लिफ्ट के पास एक नोटिस लगी हुई है कि आज लिफ्ट खराब है, बहुत ही जल्द लिफ्ट को सही किया जाएगा, आपकी परेशानियों के लिए हमें खेद है। अब लड़की परेशान हो जाती है। अब वह धीरे धीरे अपनी बहन को फ़ोन करती हुई 10वीं मंजिल पर जाती है। अब 10वीं मंजिल पर किसी तरह वह पहुंचती है और जाते जाते थक जाती है। थक कर बहन के कमरे के सामने वह बैठ जाती है। तभी वह देखती है कि काफ़ी दुर्गंध आ रही है। अब वो आस पास जाकर देखती है, उसे लगता है कहीं कोई मूस वगैरह मरा होगा, कोई जानवर मरा होगा। लेकिन आस पास जाकर देखती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और निचले की मंजिल पे भी जो लोग रह रहे थे उनके कमरे पर ताला लगा हुआ था। अब वो ऊपर अपनी बहन के कमरे पर फिर जाती है, फिर से बहन को फ़ोन करती है लेकिन बहन का फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। अब वो परेशान होने लगती है। अब वो जब आसपास बहन के खिड़कियों से झांकने की कोशिश करती है लेकिन कहीं भी कोई ऐसा सुराग भी नहीं दिखाई दे रहा था कि जहाँ से वह अंदर देख सके। अब बदबू इस कदर आने लगती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अब फ़ोन लगाने से बहन जब फ़ोन नहीं रिसीव करती है तो फ़ौरन ही फ़ोन करती है टपुगड़ा पुलिस स्टेशन। टपुगड़ा पुलिस स्टेशन से पुलिस कुछ देर बाद वहाँ पहुँचती है। अब लिफ्ट खराब थी, पुलिस के भी पसीने छूटने लगते हैं 10वीं मंजिल पर चढ़ते चढ़ते। अब पुलिस 10वीं मंजिल पर जाती है। जाने के बाद उस महिला से बातचीत करती है तो महिला बताती है कि मैंने आसपास देखा लेकिन कहीं कोई जानवर मरा हुआ मुझे दिखाई नहीं दिया। साहब, ये मेरे बहन का कमरा है, यहीं वो रहती थी, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रही है। काफ़ी देर से मैं फ़ोन किए जा रही हूँ और जीजा का भी फ़ोन नहीं लग रहा है और अंदर से काफ़ी दुर्गंध आ रही है। मुझे काफ़ी डर लग रहा है। अब पुलिस वाले दरवाज़ा तोड़ते हैं, तोड़कर अंदर जाते हैं तो जाकर जो सीन देखते हैं उसे देखकर वह चकरा जाते हैं और तुरंत ही बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद मुंह पर मास्क लगाते हैं और फिर अंदर जाते हैं। अंदर जाकर बाथरूम में जाकर देखते हैं तो वहाँ एक सड़ी गली 2 लाशें पड़ी थी। एक लाश थी उसकी बहन आकांक्षा पांडे की और एक लाश थी 4 साल की नाव्या जो कि उसकी बेटी थी। दोनों की हड्डियां तक दिखाई दे रही थी। अब पुलिस उसकी बहन को अंदर बुलाकर पहचान कराती है। उसकी बहन अंदर जाती है और देखती है कि उसकी बहन और बहन की बेटी मरी हुई है। उसे पहचान पाना भी मुश्किल था। दरअसल लाश सड़ी हुई अवस्था में थी, बिल्कुल गल चुकी थी और उसके चेहरे की हड्डियां तक बाहर आ चुकी थी। अब लड़की चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। कुछ पुलिस वाले उसे संभालते हैं और जैसे ही यह खबर और मंजिलों पर नीचे पहुंचती है कि ऊपर 2 लाशें मिली हैं, अब सबकी हालत खराब हो जाती है। पसीने छूटने लगते हैं कि उनके मंजिल के ऊपर माँ और बेटी का कत्ल हो चुका है और लाशें सड़ चुकी हैं। अब लोग हैरान रह जाते हैं। अब हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ। आखिर दोनों चलती फिरती अवस्था में थे, अचानक ऐसा क्या हुआ दोनों के साथ कि दोनों की सड़ी गली लाश बरामद हुई है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उधर लड़की वाले के घर को फ़ोन करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उधर पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। पता चलता है कि लाश माँ बेटी की करीब 8 दिन पहले दोनों की हत्या कर दी गई थी और दोनों की मौत हो चुकी थी। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। पुलिस जांच पड़ताल करती है, अपराधी को पकड़ती है तो अपराधी एक ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनने के बाद लोग बेहद ही हैरान रह जाते हैं। पैरों तले लोगों के जमीन खिसक जाती है। तो नमस्ते, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और आपराधिक कहानी के साथ, एक ऐसी कहानी के साथ जो रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। कहानी शुरू कर उससे पहले हमारे जितने भी प्यारे साथी भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है बिहार के सिवान से। बिहार का सिवान काफ़ी प्रसिद्ध मशहूर क्षेत्र है। सिवान का ही एक रहने वाला लड़का निशांत बेहद ही हैंडसम लड़का रहता है और पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज तर्रार रहता है।
जब वह 10वीं में रहता है तो वह 10वीं टॉप करता है, 12वीं में जाता है तो 12वीं बिहार बोर्ड से वह टॉप करता है। अब काफ़ी तेज तर्रार लड़के को देखते हुए उसके घर वाले, जो कि बहुत संपन्न नहीं रहते हैं, लेकिन निशांत को पढ़ने के लिए दिल्ली भेज देते हैं। अब वह दिल्ली जाता है और बीटेक के एक निजी कॉलेज से बीटेक करने लगता है। अब बीटेक करने के बाद जब बीटेक फाइनल हो जाता है तो उसकी जॉब लगती है गुड़गांव के एक निजी कंपनी में। अब वहाँ बीटेक का भी वह टॉपर रहता है। अब उस कंपनी में वह काम करने लगता है। कंपनी में काम करने लगता है। काम करने के बाद जब वह अपने कमरे पर जाता, गुड़गांव के जहाँ उसका खुद का एक कमरा रहता है, कमरे पर जाता तो अब फ्री होकर अब सोचता आखिर उसके पास कोई काम है नहीं, अब वो फ्री बैठा है तो आखिर वह करे तो करे क्या करे। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, उसके हाथों में फ़ोन था। अब फ़ोन ले करके निशांत आए दिन किसी न किसी लड़कियों की फ़ोटो को देखता और उनके प्रोफाइल को चेक करता। अब जो भी लड़की अच्छी लगती उन पर वह मैसेज सेंड करता, किसी किसी का रिप्लाई आता, किसी किसी से वह बातें करता, लेकिन कुछ दिनों बाद लोग बात करना उसे बंद कर देते। अब इसी बीच करीब 2012 दिसंबर का महीना, निशांत छुट्टी लेकर अपने कमरे पर जाता है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। अब कमरे पर बैठा रहता है। कमरे पर बैठे बैठे उसके दिमाग में खुरापात आता है फिर से। अब बिहार की लड़कियों को वह सर्च करने लगता है। बिहार की लड़कियों को सर्च करता है, तभी एक उसी सिवान के ही रहने वाली एक लड़की आकांक्षा पांडे, जो कि बेहद ही खूबसूरती की धनी रहती है। अब उस लड़की की तस्वीर उसे दिखाई देती है, उसका प्रोफाइल दिखाई देता है, तो अब उस पर मैसेज करता है। अब मैसेज करता है तो लड़की भी काफ़ी तेज तर्रार रहती है। लड़की जब उस अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलती है तो देखती है किसी व्यक्ति का मैसेज आया हुआ है। अब मैसेज खोलकर वो अभी देखती है तो मैसेज में लिखा रहता है, हाय, मैं निशांत बिहार का रहने वाला हूँ, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अब लड़की जब उसके प्रोफाइल को देखती है कि वह एक प्राइवेट कंपनी में काफ़ी अच्छी पोस्ट पर है, इंजीनियर है, बीटेक भी किया हुआ है, और जब और भी उसके बारे में पता करती है तो प्रोफाइल में सब कुछ बायोडाटा वह लिखा रहता है कि 10वीं का टॉपर है, 12वीं का टॉपर है। तो लड़की को लगता है कि लड़का काफ़ी तेज तर्रार है और उसके शहर का ही रहने वाला है। अब लड़की भी हाय हेलो करती है। अब दोनों की धीरे धीरे चैटिंग शुरू हो जाती है। दोनों फ़ोन पर आए दिन चैट करना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती इस कदर बढ़ने लगती है कि दोस्ती अब वीडियो कॉल, फ़ोन कॉल तक पहुंच जाती है। अब दोनों बैठकर काम कम और बातें ज़्यादा किया करते हैं। रातों को 12 बजे रात को 1 बजे रात तक दोनों बातें किया करते हैं। बात करते करते दोनों का दिल एक दूसरे पर आ जाता है और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। अब दोनों इस कदर तड़फने लगते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए, निशांत और आकांक्षा। अब इधर निशांत छुट्टी लेता है और आकांक्षा से बात करता है और कहता है कि मैं घर आ रहा हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब लड़की भी कम उम्र की रहती है और निशांत छुट्टी लेकर घर आता, अपने घर जाता है। घर जाने के बाद घर वालों से मिलता है और अगले दिन वह सिवान शहर जाता है और वहाँ जाकर आकांक्षा को फ़ोन कर बुलाता है और बताता है कि वह उसके शहर पर ही मौजूद है। अब आकांक्षा जैसे ही सुनती है कि उसका प्रेमी, जिससे वो घंटों घंटों बातें किया करती है, जिससे पहले कभी नहीं मिली, सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए उसके चेहरे को देखती थी, बातें करती थी, अब उसके मिलने के लिए उसके अंदर भी तड़फ जाग उठती है। अब वो तड़फने लगती है। फ़ौरन ही घर पर बताती है कि वह किसी काम से स्कूल जा रही है, वहाँ से जल्दी वो घर आ जाएगी। अब वह शहर पहुँचती है, दोनों मिलते हैं तो दोनों की आंखें चार होती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। देखते ही देखते फिर दोनों की बातें शुरू होती है और फिर वहाँ से निशांत अपनी प्रेमिका आकांक्षा को लेकर चला जाता है रेस्टोरेंट जाने के बाद दोनों बैठकर बातें करते, घंटों बातें करते। अब अक्सर कर जब तक वह महीनों तक घर रहता सिवान में, अपनी प्रेमिका आकांक्षा को बुलाकर शहर के कभी इस होटल कभी उस रेस्टोरेंट में मुलाकात किया करता था। अब इसी बीच समय बीतता गया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती 4 साल हो जाते हैं। अब दोनों का जो नशा था प्यार का, सर चढ़कर बोलने लगता है। फिर से निशांत छुट्टी लेकर घर आता है
और आकांक्षा को फ़ोन करता है। अब आकांक्षा उसके प्यार में इस कदर पागल थी कि वो अपने घर वालों से कहती है कि वो स्कूल जा रही है और अपना सामान पैक करती है और धीरे से स्कूल बैग में ही सामान पैक करने के बाद निशांत के पास पहुंचती है। निशांत वहाँ से ट्रेन पकड़ता है और वहाँ से उसे लेकर सीधे पहुँचता है राजस्थान के अलवर, अलवर के भिवांडी क्षेत्र में। और भिवांडी क्षेत्र में एक जगह पड़ती है टपुकड़ा, टपुकड़ा क्षेत्र में वह पहुँचता है। वहाँ एक कॉलोनी रहती है, त्रेहान सोसाइटी कॉलोनी। उस सोसाइटी में पहुँचता है और वहाँ एक फ्लैट लेता है। अब पैसे की कमी थी नहीं, काफ़ी अच्छा इंजीनियर था, काफ़ी अच्छे पैसे मिल रहे थे। एक फ्लैट लेता है और वहीं उसको शिफ्ट कर देता है और उसके साथ कुछ दिनों बाद शादी कर लेता है। अब शादी करने के बाद वहाँ से उसे वहीं पर रहने देता है और खुद गुड़गांव चला जाता है। अब गुड़गांव जाकर काम करने लगता है। अब जब भी समय मिलता अपनी पत्नी को अपने पास बुला लेता और उधर आकांक्षा के घर वाले उसकी तलाश कर रहे थे तो पता चलता है कि बिहार के ही सिवान के ही एक निशांत नाम के लड़के के साथ लड़की घर छोड़कर भाग चुकी है, उसके साथ शादी कर ली है। अब घर वाले काफ़ी तलाश करते हैं लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है तो घर वाले भी हार मानकर बैठ जाते हैं। और इधर कुछ दिनों बाद बहन को पता चलता है, जो आकांक्षा की बड़ी बहन रहती है, कि उसकी बहन राजस्थान में रह रही है। अब उसको शादी से कोई एतराज़ नहीं था, वो अपने जीजा से भी बात किया करती थी और बहन से भी बात किया करती थी। अक्सर कर जब भी समय मिलता था तो वह भी दिल्ली के आसपास रहती थी, वहाँ से मिलने के लिए पहुँच जाया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों के बीच, आकांक्षा और निशांत के बीच एक लड़की जन्म लेती है जिसका नाम रखा जाता है नाव्या। नाव्या बेहद ही क्यूट बच्ची रहती है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, एक दिन उसके घर से फ़ोन आता है। दरअसल निशांत के घर वालों को पता नहीं रहता है कि उसकी शादी हो चुकी है। अब उसके घर से फ़ोन आता है और उसे बताया जाता है कि उसके लिए काफ़ी खूबसूरत लड़की का रिश्ता आया है, जल्द से जल्द वो घर आ जाए। निशांत इसी बीच घर जाता है और घर जाने के बाद अपने माँ का बहाना, बीमारी का बहाना कर वह घर जाता है। पत्नी को इधर पता नहीं था। उधर घर जाता है। घर जाने के बाद सिवान के ही एक लड़की के साथ, बेहद ही खूबसूरत लड़की के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। अब शादी हो जाती है तो वहाँ से शादी करने के कुछ दिनों बाद अब वो अपनी पत्नी को बताता है कि उसकी कंपनी से फ़ोन आ रहा है, उसे जॉब पर जाना होगा। अब वह अपनी पत्नी को बहका कर वहाँ से वह सीधे निकलता है गुड़गांव। गुड़गांव के बाद अब वह फिर राजस्थान रहने लगता है। इसी बीच कोविड का समय आ जाता है। अब कोविड का दौर बीतता है तो लोग वर्क फ्रॉम होम, कंपनी सभी अपने जितने भी कर्मचारी रहते हैं उनको घर भेज देती है और वर्क फ्रॉम होम चलने लगता है। अब इसी बीच वह जाकर अपनी पत्नी के साथ राजस्थान अलवर में रहने लगता है। अपनी बेटी के साथ दिन भर समय व्यतीत करता था, बातें करता था, उसके साथ खेलता था। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है। निशांत एक दिन घर पर ही रहता है और तभी उसके फ़ोन पर कई बार फ़ोन आता है। अब वह फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। अब पत्नी कहती है कि तुम फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो। पत्नी उसका फ़ोन लेती है, दोनों को भी झगड़ा होने लगता है। पत्नी कहती है कि ऐसा क्या है, जो उसकी पहली प्रेमिका और उसकी पत्नी रहती है आकांक्षा, कि ऐसा क्या है तुम्हारे फ़ोन में कि तुम अपनी पत्नी को नहीं दिखा सकते हो। मुझे शक है कि तुम किसी लड़की से बातें करते हो। अब वो वहाँ से फ़ोन लेकर चला जाता है। अब अलवर से ही वह गुड़गांव आने जाने लगता है। अपना कमरा गुड़गांव का वह छोड़ देता है। कुछ दिन बाद फिर वह अलवर आकांक्षा के कमरे पर पहुंचता है और जब वह किसी काम से बाहर जाता है, उसका फ़ोन घर पर छूट जाता है। तभी उसकी पत्नी का, जो दूसरी पत्नी रहती है बिहार की, उसका फ़ोन आ जाता है। आकांक्षा फ़ोन रिसीव करती है तो वह पत्नी पूछती है कि आप कौन बोल रही हैं। तब निशांत की पहली पत्नी बताती है आकांक्षा कि मैं उसकी पत्नी बोल रही हूँ, तुम कौन बोल रही हो। अब उधर बिहार सिवान से आवाज़ आती है कि मैं उसकी पत्नी बोल रही हूँ, कुछ महीने पहले हमारी शादी हुई है। अब जैसे ही यह बात आकांक्षा सुनती हुआ हैरान रह जाती है। वो बैठकर रोने लगती है, सर पकड़ लेती है कि निशांत ने कभी बताया नहीं कि उसने शादी की है। और उधर दूसरी पत्नी भी सर पकड़कर रोने लगती है कि उसने भी उसकी शादी, निशांत ने पहले शादी कर ली है। अब वो अपने घर वालों को बताती है। घर वाले भी बिहार में परेशान हो जाते हैं, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अब निशांत से बातचीत लोग करते हैं तो निशांत सबको समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। अब इधर जब वो कमरे पर जाता है तो आकांक्षा उससे दूसरी पत्नी के बारे में पूछकर लड़ाई करने लगती है, झगड़े करने लगती है। अब दोनों के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों अब आए दिन एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगते हैं, झगड़े करने लगते हैं। अब झगड़ा का स्तर इस कदर बढ़ जाता है कि अब निशांत वहाँ से गुस्सा होता है और फिर अपने गुड़गांव, जिस कंपनी में वो काम करता था, वहाँ चला जाता है।
काम करता है, कई दिनों तक वह घर नहीं लौटता है। कुछ दिन और गुजरता है। अब आकांक्षा फोन पर फोन किए जा रही थी। अब उसके फ़ोन से वह परेशान हो जाता है। उधर बिहार की पत्नी उसकी फ़ोन कर रही थी। अब वह बिहार की पत्नी कहती है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर मेरे पास आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब गांव का मामला रहता है। अब वह समझाने को पूरी कोशिश समझाने की करता है अपनी दूसरी पत्नी को। सोचता है कहीं मामला गांव में फैल ना जाए, नहीं तो बहुत बदनामी होगी। इसी बीच वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए फिर निकलता है भिवांडी, जहाँ पर उसकी पत्नी रहती थी, त्रिहान सोसाइटी में। अब 17 अप्रैल 2024 की सुबह वह पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद थका हारा महसूस करता है। पत्नी से पानी मांगता है तो पत्नी उसे ऊपर झल्लाती है और उसे झगड़ा करने लगती है। पत्नी कहती है, ऐसा तुमने कोई काम नहीं किया है, कोई तीर नहीं मारा है कि मैं तुम्हें पानी पिलाऊं। तुमने मुझे धोखा दिया है। एक 4 वर्ष की बेटी है तुम्हारे पास, तुम्हें शर्म भी नहीं आई और तुमने दूसरी शादी कर ली। मेरे प्यार का तुमने यही अंजाम दिया है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे साथ शादी कर ली। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। अब इसी बात को लेकर कई घंटों तक झगड़ा होता है। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम के बाद अब धीरे धीरे रात होने लगती है। इसी बीच फिर से दोनों का नाव्या बेटी और आकांक्षा सोने के लिए कमरे में जाते हैं। जब कमरे में सोने के लिए जाते हैं तो जो निशांत रहता है वह उसके कमरे में जाता है। वो अपनी दूसरी पत्नी से कुछ बातें करता है। बातें करने के बाद अपने पत्नी, पहली पत्नी जो उसकी प्रेमिका रहती है, जिसके लिए वो पागल रहता था, उसका गला दबाकर हत्या कर देता है। इसी बीच उसकी बेटी भी उठ जाती है। अब जब बेटी उठ जाती है तो वह कुछ समझ नहीं पाता है। अब बेटी भी, पापा मम्मी को क्यों मार रहे हो, ये क्या कर रहे हो, बोलने की कोशिश करती है। तभी निशांत जो दरिंदा पिता होता है, हैवान बन जाता है और उसके ऊपर शैतान सवार हो जाता है और वह उस 4 साल की मासूम सी बच्ची का कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद दोनों को बाथरूम में ले जाता है और ले जाकर पानी के पास कुछ प्लास्टिक टाइप का रहता है, उसमें पानी भरता है, वहीं पर उसी में डालकर और बंद कर उसी कमरे में बाथरूम में ही वह सो जाता है। अब रात गुजरती है। अगले दिन सोचता है कि आखिर लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। अब उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था। उधर दूसरी पत्नी फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही थी। अब लाश ठिकाने के लिए लगाने के लिए उसके पास कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि 10वीं मंजिल पर वह रहता था और वहाँ से दोनों ही बॉडी को नीचे लेकर आना काफ़ी मुश्किल था। अब वह थोड़ी बहुत केमिकल डालता है बॉडी के ऊपर और वहीं छोड़कर लॉक लगाकर अब वहाँ से अगले दिन वह बिहार निकल जाता है। साथ में अपनी पत्नी का फ़ोन भी ले जाता है और बिहार जाने के बाद अपने घर पहुँचता है। पत्नी देखकर काफ़ी खुश होती है और वह पत्नी से कहता है कि मैंने काम तमाम कर दिया, अब मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूँगा। पत्नी भी खुश होती है और पत्नी को लेकर वह फ़ौरन ही उसके ससुराल चला जाता है। अब इधर उसकी बहन रहती है बड़ी। जब वह फ़ोन करती है मिलने के लिए, अपनी बहन से जाती है, उसका कुछ पता नहीं चलता है तो वह कमरे पर जाती है। कमरे पर जाती है तो देखती है काफ़ी दुर्गंध आ रही है। अब उसे कुछ शक होता है। दरअसल उसे उसके शादी के बारे में पता चल चुका था और दोनों के बीच आए दिन झगड़े हो रहे थे और उसी झगड़े को सुलटाने के लिए वह अलवर गई थी, अलवर के भिवांडी क्षेत्र में। अब जब कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, फ़ोन रिसीव नहीं होता है, तो उसे शक होता है और पुलिस को फ़ोन करती है। अब पास में ही पुलिस थाना रहता है, टपुगड़ा पुलिस स्टेशन। अब वहाँ से पुलिस आती है और दरवाज़ा तोड़कर देखती है तो दोनों बेटी और माँ की सड़ी गली अवस्था में लाश पड़ी थी। अब उन लाशों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की गई थी और 8 दिन पहले उसकी हत्या की गई थी। अब पुलिस जांच पड़ताल जुड़ती है, लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि उसकी लोकेशन बिहार में है। पुलिस फ़ोन करती है लेकिन वह फ़ोन रिसीव किसी का नहीं कर रहा था, वह साइलेंट मोड पर डालकर फ़ोन को छोड़ चुका था। अब बिहार पुलिस की मदद लेती है और पहुंचती है बिहार। बिहार पुलिस की मदद लेकर वह ससुराल में अपने पत्नी के साथ ऐशो आराम कर रहा था। अब जैसे ही पुलिस ससुराल पहुंचती है तो लोग हैरान रह जाते हैं, पत्नी भी हैरान रह जाती है। दरअसल पत्नी को कुछ पता नहीं रहता है कि आखिर उसने किया क्या है। पुलिस बताती है कि तुम्हारे पति ने एक नहीं बल्कि 2 कत्ल किया है, एक अपनी खुद की प्रेमिका बीवी की और एक उसकी 4 साल की मासूम सी बच्ची का कत्ल किया है। अब वहाँ पत्नी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और वो अपने पति से दूर भागने लगती है। वही पत्नी जो बार बार दबाव डाल रही थी
तुम अपनी पत्नी को छोड़कर घर चले आओ, मेरे साथ रहो। अब अंजाम यह होता है कि दो पत्नियों के चक्कर में दो कत्ल हो जाते हैं, और वह हैवान एक बार भी नहीं सोचता है जिस बच्ची को वह साथ लेकर खेलता था, उसका कुछ दिनों पहले केक काटकर जन्मदिन मनाया था, उसी बच्ची का कत्ल कर देता है, उस भी इतनी बेरहमी से, और अपनी प्रेमिका उस बीबी की आकांक्षा की बेरहमी से कत्ल कर देता है और शान से घर चला जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती और पूछताछ करती है तो वह कहता है कि मैं इस कत्ल से बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, मैं दो पत्नियों के चक्कर में परेशान हो चुका था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। बिहार से लगाए अलवर तक जो भी इस कहानी को सुनता, इस घटना को सुनता, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पिता एक बीटेक का छात्र 10वीं 12वीं का टॉपर लड़का ऐसा कर सकता है। लोग बेहद हैरान थे, लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है डॉक्टर ए के अग्निहोत्री हैं, इलाहाबाद प्रयागराज से, बहन जया वाधवानी जी हैं, सतीश गुप्ता हैं, रविंद्र एसआई हैं, सुनील चौधरी राजस्थान सेंट्रल जेल बीकानेर से हैं, सोहन लाल सेठिया हैं बेवर राजस्थान से, फैजल खान हैं, यह भी राजस्थान के रहने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से मैं चाहूँगा कि आप सभी साथी इस कहानी पर अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें कि आखिर उस व्यक्ति को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। तो साथियों, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।